सब्सक्राइब कर दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका क्लास 9 का पार्ट 1 ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में। ठीक है, तो आपका बायोलॉजी के अंदर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 है हमारा। जैसे कि हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं सेल के बारे में, तो चलिए आज कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं सेल के बारे में। देखो बच्चों, सेल क्या होती है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है। हम कुछ भी बोल सकते थे, हमने इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है। देखो, हमने इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला है, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वो कौन है, सेल है। ओके, अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है, तो सेल इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी टेक्स प्लेस एट सेल लेवल। यानी कि जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, वो कहाँ होते हैं, कौन करता है, वो करती हैं सेल्स। देखा कितने काम की होती हैं छोटी छोटी सेल्स। इसलिए क्या बोलते हैं हम सेल को, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आया समझ में आपको। अब आते हैं इसकी डिस्कवरी पे। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम सेल को हमने कैसे डिस्कवर किया, कैसे पता चला हमें सेल के बारे में। देखो, सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन को मत लिख देना यहाँ पे, क्योंकि ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक। हुक माने सेल। ठीक है, यानी कि रॉबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया है, सेल को। कौन से साल में, 1665 के अंदर, भाई 1665 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था आपका सेल को। ठीक है, यानी कि 1665 के अंदर डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने सेल में। अब इन्होंने कैसे देखा, आपने देखे होंगे कॉर्क देखी होगी आपने, कुछ ढक्कन, पहले जो दवाइयाँ आती थी, पुरानी पुरानी दवाइयाँ, उन पे जो अजीब सी कॉर्क लगी होती थी, वो अजीब से ढक्कन से जो थे, उनको हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो उन कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा, सेल को देखा। इन्होंने उसके अंदर क्या देखा था, एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, जिसमें क्या थे, छोटे 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 कंपार्टमेंट्स थे। ठीक है, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने देखी थी उस कॉर्क के अंदर। ओके, तो ये जो छोटे 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 कंपार्टमेंट थे, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल। आया समझ में। सेल क्या होती है, सेल इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक ने इसको 1665 के अंदर डिस्कवर किया। क्या देखा उन्होंने, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी, जिसमें क्या थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। इन छोटू 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 कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं सेल। ओके, क्लियर है। अब आते हैं सेल थ्योरी पे। बच्चों, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं आपका सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है, देखो, सेल थ्योरी ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, हम हैं, हम हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, सेकंड है, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, सेल क्या है, सेल उस ईंट की तरह है जो कि हमारे पूरे घर को बनाती है। ठीक है, जिससे हम हमारी जो पूरी बॉडी है वो मिलके बनी हुई है, तो उसके फंक्शंस भी तो भाई वही परफॉर्म करेगी ना। यानी कि जो आपका घर है वो मजबूत है नहीं है, वो कौन देखेगा भाई, वो जो जिस क्वालिटी के आप ईंट और सीमेंट उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, उससे आपका घर मजबूत बनेगा। ऐसे ही हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स भी क्या करती हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस करती हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, थर्ड है, ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। भाई जितने भी न्यू सेल्स आएंगी वो कहाँ से आएंगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आएंगी। मान लो आपके
हैंड्स की सेल है, ठीक है। तो हैंड की सेल आपके कहाँ से आएगी, हाथ में से ही तो आएगी। अब ये तो है नहीं आपके ब्रेन की सेल आपके हैंड की सेल को बनाएगी, ऐसा तो नहीं है ना, ब्रेन सेल को ब्रेन ही बनाएगा। ओके, हाथों की सेल्स को हाथ ही बनाएंगे, पैरों की सेल्स को पैर ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है, लंग्स की सेल को लंग्स ही बनाएंगे। सो जितने भी न्यू सेल्स है वो कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। 3 पॉइंट थे। पहला क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से। फंडामेंटल यूनिट है क्या, सेल। जितनी भी न्यू सेल्स आएंगी वो कहाँ से आएंगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएंगी। ओके, आ गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि नंबर ऑफ सेल्स पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ओके, अब देखो आता है आपका टॉपिक, थर्ड टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। भाई नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे किस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मेनली यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या होता है, यूनी मीन्स होता है वन, सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ही तरह की सेल से मिलके बने हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। ओके, यानी कि जो सिंगल सेल के मिलके बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जांपल्स है एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ओके, देन आता है सेकंड वर्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए हों उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल जो है आपका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आपका ब्रेन का अलग काम है, ठीक है, आपके पैरों का अलग काम है, आपके हाथों का अलग काम है। ओके, आपके लंग्स का अलग काम है, आपकी किडनी का अलग काम है, सबका अलग अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना। ऐसे ही जो आपकी सेल्स है इसमें भी क्या होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यानी कि मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स है, यानी कि हर एक सेल जो करेंगी अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगी। एक ग्रुप ऑफ सेल आपके ब्रेन को देखेगी, एक ग्रुप ऑफ सेल्स आपके हार्ट को देखेगी, एक ग्रुप ऑफ सेल्स लंग्स को देखेगी, एक ग्रुप ऑफ सेल्स आपकी हैंड्स को देखेगी, एक ग्रुप ऑफ सेल्स आपकी लेग्स को देखेगी, यानी कि आपके मोशन पे कंट्रोल रखेगी। तो पूरा ये क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये हैं जो कि आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और मल्टी सेलुलर मीन्स यानी कि बहुत सारी सेल्स इसके बहुत सारी सेल्स से ये मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स कौन कौन हैं, जैसे कि आप अपने आसपास प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये तो कॉमन एग्जांपल्स आपके रहेंगे। सो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मीन्स मल्टी सेल्स, यानी कि बहुत सारी सेल से मिलके जब कोई एक बॉडी बनती है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो अब बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल्स के बारे में। देखो शेप और साइज, जैसे कि आप सेल को आपने देखी कोई ओवल शेप की, कोई स्पेरिकल, कोई रेक्टेंगुलर, कोई स्पिंडल शेप्ड। आपने बुक्स के एनसीईआरटी की बुक्स है ना सबके पास, सब उसमें खोल के देखो अलग अलग शेप्स की आपको क्या दिख रही होंगी, सेल दिख रही होंगी। कोई ओवल शेप की है, कोई स्फेरिकल शेप की है, कोई रेक्टेंगल शेप की है, कोई स्पिंडल शेप की है, और एक इसमें सबसे अलग दिख रही होगी जो कि टोटली इरेगुलर है, वो क्या है, नर्व सेल, ठीक है। तो ये जो शेप्स है यानी कि सेल की एक डेफिनेट शेप भी नहीं होती है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला कि सेल ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्पिंडल भी हो सकती है, और टोटली इरेगुलर भी हो सकती है। ओके, अब आते हैं साइज पे। देखो मेनली ब्लड सेल्स जो है वो छोटी छोटी आपको दिखती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी सेल ही छोटी होंगी, कुछ सेल बड़ी भी हो सकती है, कुछ बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे छोटी जो सेल्स है मेनली आपकी आरबीसीज होती है, जो फेयरली लार्ज सेल्स जो होती है वो आपकी होती है नर्व सेल्स, ठीक है, जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, ठीक है। तो नर्व सेल्स जो होती हैं वो फेयरली लार्ज सेल्स होती हैं, और मेनली एवरेज अगर हम देखें कि सेल्स का, तो जो सेल का साइज है वो 0.5 से 20 माइक्रोन तक रहता है। ओके, आए समझ में। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल पे। देखो बच्चों ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में डिफरेंस आता है, हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है।
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं इसको बताऊँगी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को। देखो, प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है? प्रो मीन्स होता है इंडेफिनिट या प्रिमिटिव, ठीक है? यानी कि प्रिमिटिव या फिर इनकम्प्लीट या फिर इंडेफिनिट, ठीक है? सो प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक माने होता है आपका न्यूक्लियस। वर्ड से समझ में आ गया ना? प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसके पास या तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या फिर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है एक सेल जो है, पूरी एक सेल है, उसके बाद 3 चीज़ तो मेन है। ये सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ठीक है? ये 3 चीज़ मेन होती है, ओके? अब अगर ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ कम हो गई तो क्या ये कंप्लीट सेल कहला पाएगी? नहीं कह पाएगी भई। तो इनके पास क्या है भाई, इनके पास न्यूक्लियस तो है लेकिन वो क्या है, डिस्टॉर्टेड सा न्यूक्लियस है, बहुत ही अजीब सा न्यूक्लियस है, कंप्लीट न्यूक्लियस है ही नहीं, ठीक है? इस तरह कुछ अजीब सा ही न्यूक्लियस है। तो इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या इनकम्प्लीट, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ओके? यूकैरियोटिक सेल कौन सी होंगी? यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वो होती हैं आपकी यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक डिफरेंस के थ्रू समझेंगे, ओके? अब देखो, फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। इसको कंप्लीटली तो लिख ही लोगे ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ओके? सो पहला डिफरेंस है जो कि हमने अभी डिस्कस किया ट्रू न्यूक्लियस के बारे में। प्रोकैरियोटिक के पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के पास आपका ट्रू न्यूक्लियस होता है, ओके? सेकंड पॉइंट आता है, मेनली जो आपकी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ना वो बेचारे स्मॉल इन साइज होते हैं, लेकिन आपके यूकैरियोटिक जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है? जनरली क्या होते हैं, लार्ज होते हैं साइज के अंदर। मेनली जो इनका साइज होता है वो 5 टू 100 mm होता है और इनका जो साइज होता है वो 1 टू 10 mm होता है, ओके? अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, जो आपके प्रोकैरियोटिक्स है इनके पास क्या है, कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? यानी कि कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ओके? और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैं छोटा लिखा है, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लेना कंप्लीट। देन है गोल्जी बॉडीज, ठीक है? लाइजोसोम्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जिस सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी क्या है, कैप्सूल है, ओके? ये क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है? अब जो ये न्यूक्लियस जो है ये क्या है, डिस्टोर्टेड न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। ये कुछ खास न्यूक्लियस नहीं है, अजीब सा न्यूक्लियस है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टोर्टेड न्यूक्लियस, ओके? तो मेनली जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या देखा भाई, इनके पास तो कोई सेल ऑर्गेनेल जिनके बारे में हमने अभी बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वो भी अच्छे वाला न्यूक्लियस, ठीक है? बेचारों के पास क्या है, आपका डिस्टोर्टेड सा न्यूक्लियस है। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, आपकी प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर हो गई, ओके? लेकिन अगर हम यहीं पे बात करेंगे यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चर, तो यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या मिलेगा, ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है? ये क्या आपका ट्रू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा,
ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस भी मिलेगी। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है भाई, इस तरह की स्ट्रक्चर भी मिलेगी आपको न्यूक्लियोलस। ओके, ये न्यूक्लियोलस मिलेगा। अच्छा, मेरे लिए डी आपका जो डीएनए है वो कहाँ होता है, सोचो जरा। ठीक है, डीएनए कहाँ हो सकता है आपका। देखो, आपका ये जो मैंने अभी दिखाया था ना, ये क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल ये है, जिसको हम डीएनए आरएनए होगा। ऐसे ही जो आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, जो कि डीएनए आरएनए होगा। ये वैसे हाई लेवल की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। ओके, जो मेनली क्या करता है, आपके जो जीन्स है उनको कैरी करता है। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो आपकी कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद आपकी ये साइटोप्लाज्म भी इनके पास है। ओके, साइटोप्लाज्म के साथ साथ इनके पास और क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेल मेम्ब्रेन तो इनके पास है ही। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। इनके पास और क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनके पास होती हैं आपके ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसके साथ साथ एक गोल्जी बॉडी, फिर वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल्स के साथ साथ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं, सॉरी, ये जो दिख रहे हैं ये होते हैं आपके राइबोसोम्स। ठीक है, फिर यहीं से लगा हुआ होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए दिखेगी, जो कि एक बहुत खिचड़ी मच चुकी है। ठीक है, तो इस तरह के आपके ये क्या दिखेंगे आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो कहने की बात क्या है, देखो दोनों के अंदर अगर हम बेसिक पॉइंट पे अगर हम जाए, एक डायग्राम में इनका लगा दूंगी। वैसे बेसिक पॉइंट अगर हम इससे समझे, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे समझ में आ रहा है भाई, जो प्रोकैरियोटिक के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है भाई, बेसिक सी स्ट्रक्चर है वो, और जिसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है, न्यूक्लियस भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल और कैप्सूल लेयर है, फ्लैजिला है। ठीक है, एक नॉर्मल नॉर्मल बेसिक सी स्ट्रक्चर जो है आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें आपके यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, आपके सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या है, आपकी एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होती है पूरे यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट एक का डायग्राम मैं अभी यहाँ पे लगा दूंगी, वो आप देख लेना अच्छे से, जो कि मैं लगा चुकी हूँ। देख लो उसको अच्छे से, जो इसमें हम बता रहे हैं, ये वाला जो है ये प्रोकैरियोटिक का है, ये वाला किसका है, आपका यूकैरियोटिक का है। ठीक है, तो अब आते हैं कंपैरिजन में हम कर चुके थे 3 पॉइंट्स, हम कवर कर चुके थे, 4th पॉइंट पे आते हैं। अब देखो 4th पॉइंट है कि मेनली ये क्या करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम को कंटेन करते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं वो बहुत सारे क्रोमोसोम्स का कंटेन करते हैं। ठीक है, अब 5th पॉइंट है आपका, 5th पॉइंट में आएगा आपका सेल डिवीज़न। देखो, जो सेल डिवीज़न होता है मेनली आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो किसके थ्रू होता है, फिजन एंड बडिंग के थ्रू। ठीक है, ये नहीं कि फिजन एंड बडिंग के थ्रू क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं अपनी। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक की, तो उसमें क्या होता है, मियोटिक, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीज़न होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, आपकी जो सेल्स है वो डिवाइड होती है। अब लास्ट पॉइंट बचता है आपका, और लास्ट है आपके इस लेसन का, जो कि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है हमारी। तो लास्ट पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट देखो आपका कौन सा बचा, न्यूक्लियोलस के बारे में बचा, कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है एब्सेंट होता है आपके प्रोकैरियोटिक के अंदर, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर आपका जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस समझ में आया किसको बोल रही थी मैं, अभी हमने देखा न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आपने ये जो न्यूक्लियस था इसके आसपास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर जो देखी, ठीक है, ये क्या होता है, आपका न्यूक्लियोलस होता है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर देखी, ये जो स्ट्रक्चर देखी, ठीक है, ये क्या आपका न्यूक्लियोलस है। तो चलिए लेसन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आपका इसी का ही पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे, सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं आपके, और जो सेल
सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इन सब टॉपिक जो आपके रह गए हैं, 2-4 टॉपिक्स रह गए हैं, बस उन सभी को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए पार्ट के साथ। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस लर्निंग अकेडमी। सो सपोर्ट कीजिए साइंस लर्निंग अकेडमी को।